नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश अब अनलॉक इंडिया के फेज़ 3 यानी तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है और अब ज़रूरत इस बात की है कि जान को बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत पर भी एक बड़ा फोकस है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस बीच जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से भारत ने अभी तक दुनिया का एक बहुत बड़ा मिशन अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए किया? क्या आप जानते हैं कि वंदे भारत मिशन ने एक पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और वो अब 5वें चरण में प्रवेश करने जा रहा है? क्या आपको पता है कि आगे जाकर के जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव करने वाला है नए इकोसिस्टम को लेकर के और नई चुनौतियों के बीच? इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। तो पहला सवाल यही कि चूंकि 1 अगस्त से आप 5वें चरण में जो वंदे भारत मिशन जिसकी इतनी तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, अभी इस वक्त हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और 5वें चरण की क्या कुछ तैयारियां हैं, उसके बाद फिर मैं डिटेल्स पे आता हूँ सर। देखिए, लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च को। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब ये था कि सारी मोबिलिटी और सिविल एविएशन खास करके एकदम सीसेशन ऑफ ऑपरेशंस। पर हमने लॉकडाउन के दौरान भी, जो पहले लॉकडाउन के दौरान, हमने एक नई स्कीम चालू की थी, लाइफलाइन उड़ान। और लाइफलाइन उड़ान को हमने चलाया और उसके तहत हमने कम से कम 1000 टन दवाइयाँ, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज एट्सेट्रा देश भर में हम ले गए। बाहर से भी 1500 टन मेडिकल सप्लाईज लाइफलाइन उड़ान के थ्रू आई थी। 30 टन हमने मेडिकल सप्लाईज बाहर भेजी। साथ साथ हमने वंदे भारत मिशन जो है ये 6 मई को चालू की थी। जब हमने इसकी डिज़ाइन पे चर्चा की और विदेश मंत्रालय से बातचीत की, तो विदेश मंत्रालय ने हमारी जो बाहर राजदूतावास है, उच्चायोग हैं, सबको ये रिक्वेस्ट किया, बताइए कि कितने हमारे नागरिक हैं ऐसे जो हु आर इन डिस्ट्रेस बाहर, जिनको वापस आना होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे मिशंस ने कैरी आउट की और उसके जो आंकड़े आए हमारे पास, उस समय था कि विश्व भर में करीब कोई 1,90,000 हमारे ऐसे नागरिक होंगे जिनको भारत आने की ज़रूरत है, इच्छा है। कईयों के वीज़ाज एक्सपायर हो गए थे, कुछ डिपोर्टीज थे, अलग अलग। तो 6 मई को जब हमने इसकी शुरुआत की, पहले फेज़ में, पहले हफ्ते में जब हुआ, तो जहाँ तक मुझे याद है कुल मिला के हम 12,600 लोग हम वापस ला पाए पहले में। आज इसका जो आंकड़ा मैं आपको जब बताऊंगा तो आप इम्प्रेस होंगे, 8,45,000, जिसमें से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने करीब उनके बीच में 2.5 लाख से अधिक लोगों को लाया है। हमारे प्राइवेट कैरियर्स भी इसमें शामिल हुए हैं, हमारे बाकी देशों के कैरियर्स भी, उन्होंने चार्टर ऑपरेशंस किए। हमारे जो प्राइवेट कैरियर्स हैं उन्होंने वंदे भारत मिशन में भी भाग लिया है। और हम कल से 31 तारीख से फेज़ 5 की शुरुआत होगी। मतलब ऐसे है, ये नहीं कि कोई फेज़ 4 ख़त्म हुई और फेज़ 5 कोई इसमें गैप आता है। ये सीमलेस ट्रांजिशन है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में। पहले जो फेज़ था उसमें जहाँ तक मुझे अभी याद है कोई 64 फ्लाइट शायद हम लाए थे। जो फेज़ 4 है इसमें 400 से अधिक फ़्लाइट्स थी। और मैं जब सीएमडी एयर इंडिया के साथ और हमारे जो मंत्रालय में सचिव हैं उनके साथ जब रिव्यू करता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि फेज़ 5 में 900 से अधिक फ़्लाइट्स होंगी, हो सकता है कि 1200 भी हों। अब इसमें मैं एग्जैक्ट आपको फिगर क्यों नहीं बता सकता। देखिए, जब हम कोई फ़्लाइट की प्लानिंग करते हैं तो उस पर मैं अक्सर यही कहता आया हूं कि इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द वायरस। कभी कभी हम प्लान करते हैं पर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जो रिसीविंग स्टेट होती है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कई स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए हम फ्लाइट्स नहीं ले पाएंगे, तो हमें 100% प्लानिंग
की पॉसिबिलिटी शुरू में नहीं होती है, पर जैसे ये इवॉल्व करती है स्कीम, हम साथ साथ जोड़ते जाते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि फेज़ 5 में 900 से अधिक फ़्लाइट्स होंगी और हम आज ऑलरेडी 8,45,000 पे पहुंच गए हैं। साथ साथ हमने डोमेस्टिक सिविल एविएशन भी खोल दी है और मैं चाहूँगा कि आने वाले महीने 1-2 में वो डोमेस्टिक सिविल एविएशन और जो वंदे भारत फ़्लाइट्स हैं इनमें और इम्प्रूवमेंट हो, और वंदे भारत को फ़्लाइट्स को हम अब बायलैटरल सिविल एविएशन एग्रीमेंट्स में जोड़ना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोविड ने अलग अलग सेक्टर्स पे अपना अलग अलग इम्पैक्ट डाला और सबकी सेक्टरल एनालिसिस अलग अलग जाहिर तौर पर होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हॉस्पिटैलिटी हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि ये आउटब्रेक ही वहीं से हुआ कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और इन्फेक्शन बढ़ता है और इस वजह से लोग कॉशियस रहते हैं और बहुत ही सोच समझ करके यात्रा करना चाह रहे हैं। पूरे सिविल एविएशन सेक्टर पे क्या कुछ एनालिसिस हो पाई है कि कितना असर पड़ेगा? इसमें बहुत काम हुआ है, पर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि कोविड के आउटब्रेक से पहले भी सिविल एविएशन सेक्टर वाज अंडर स्ट्रेन। मैं एक बार, मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट में सवाल का जवाब दे रहा था तो किसी ने मुझे पूछा कि जेट एयरवेज के बारे था, एक हमारा मेजर कैरियर। तो मैंने कहा देखिए, सिविल एविएशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अक्सर प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वो एक कैपिटल इंटेंसिव एसेट है, उसको बेचते हैं, लोग उसको खरीदते हैं या लीज पे लेते हैं। जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर इकोनॉमिकली वायबल अपना सिस्टम रन करते हैं। जो एंसिलरी इंडस्ट्री होती है जैसे होटल्स, टैक्सीज, वो भी ठीक अपना काम करते हैं और इट्स एन इकोनॉमिक प्रॉफिट सेंटर। पर जो एयरलाइन कैरियर्स होते हैं, पता नहीं ये बिजनेस मॉडल का कारण है, ये इट्स नॉट एन इंडियन प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक लंबी लिस्ट दे सकता हूँ। अमेरिकन कैरियर्स, पैन अमेरिकन, TWA, यूरोपियन कैरियर्स, दे हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस। पर कोविड के आने से ये जो कैरियर्स पे स्ट्रेन है ज़्यादा है, क्योंकि 2 महीने तो बिल्कुल ही ग्राउंडेड रहा। और मैं आपको ये सबमिट करना चाहूँगा कि एयरलाइन बजाय ना फ्लाई कर रही हो तो उनका खर्चा नहीं कम होता, क्योंकि प्लेन की मेंटेनेंस, अगर ग्राउंड पे भी होगा प्लेन तो उसको आप हर 2-3 जाके सिस्टम्स चेक करने हैं, उसको वो करना है, जो उनका स्टाफ है उनकी सैलरीज है, तो दे हैव बीन अंडर स्ट्रेन। दिस स्ट्रेन हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू कोविड। अब इसका क्या हल है? अब इसमें कई चीज़ें, उन्होंने कई डिमांड्स की हैं, कुछ हमने टेकअप की है, कुछ और हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो उनकी जो उन्होंने लोन्स ले रखे हैं उनकी वो रिस्ट्रक्चरिंग चाहेंगे, बिल्कुल। और ये इसके लिए हमने मीटिंग्स की हैं, हमारे मंत्रालय ने एयरलाइंस के साथ, हमने बैंकिंग डिपार्टमेंट के साथ की है, हम ये सेंट्रल बैंक RBI से भी टेकअप कर रहे हैं, और वो वन टाइम कुछ रिस्ट्रक्चरिंग में उनकी अगर मदद हो तो ये इसका जो सोल्यूशन है वित्त मंत्रालय से की ओर से आएगा। दूसरा, एयरलाइन की ऑपरेशन में जो कॉस्ट होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, वो काफ़ी हाई होता है। तो हमारी यही कोशिश रही है कि जो ATF का बोझ है इन पे, वो जहाँ तक हो सके उसको कुशन किया जाए। लेकिन सर, अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा और ईज आउट करते हैं, जैसा आपने कहा कि हम 25-30% पे अभी हैं, 50% तक ले जाने की कोशिश करते हैं, 1.5 लाख अगर हम पैसेंजर तक ले जाते हैं, क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है इस बात के लिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए? डोमेस्टिक में, हाँ, डोमेस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इंटरनेशनल अराइवल्स में प्रॉब्लम है और उसको हम जल्द ही उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। हो क्या रहा है कि इमिग्रेशन और कस्टम्स को मिला के जो क्लियरेंसेज हैं वो तो 45 मिनट से लेके 1 घंटे में हम कर देते हैं, पर जो हेल्थ क्लियरेंस एरिया है, ट्रियाज जिसको कहते हैं, वहाँ पे समय लग रहा है। और समय इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि टेस्टिंग का हमने कुछ एग्जेम्पशंस बनाए थे। मान लीजिए अगर किसी के परिवार में कोई इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहा है और कोई बेरीवमेंट हुई है, कोई डेथ हुई है, तो एक एग्जेम्पशन देने की उसमें है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन उनके लिए भी एग्जेम्पशन है। कुछ एक 1-2 कैटेगरीज थी जिसमें सीधे तरीके से मैं समझता हूं
इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि इंटेंशन जो है एग्जेम्पशन की अच्छी है, पर उसको दुरुपयोग या जो अभी कहे उसमें लोग अब जैसे कह रहे कि आई हैव एन इलनेस, अब इलनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम ना अब इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में कि आप फ्लाइट में चलने से पहले ही, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्री डिफाइंड हो चीजें, प्री डिफाइंड हो, अगर आपको कोई एग्जाम्पशन लेनी है तो आप पहले ही पोर्टल पे एग्जाम्पशन ले लें अगर मिलनी हो, नहीं तो आप जाएं मैंडेटरी क्वारंटाइन में। देखिए एकदम तो ईज तब हो जाएगा कि अगर हम 100% होम क्वारंटीन पे चले जाएं, वो तो जब तक वायरस के बिहेवियर पे हमें पूरा विश्वास नहीं हो वो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम किस तरीके से कैसे कह सकते हैं अगर अब जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। पर हम एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप जैसे चार्टर में आ रहे हैं, आप दुबई से आ रहे हैं, वहां पे पहले आपका 2-3 दिन पहले टेस्ट होता है, और अगर आप टेस्ट नेगेटिव है तो आप आ जाइए और हम होम क्वारंटीन कर लीजिए। हम ये बाकी जगह के लिए भी कर लें। कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पे ये फैसिलिटी है। मान लीजिए आप पेरिस में चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट में फ्लाइट में एम्बार्क कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए, चढ़ने से पहले आपका टेस्ट होगा, अगर वो नेगेटिव आता है जब आप दिल्ली पहुंचते हैं उसकी रिपोर्ट होगी। तो ऐसी कई हमारे पास प्लान्स है। मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए जब हमने ये सारा शुरू किया था मैंने आपको बताया हमें कहा गया था 1,90,000 है, यूएई वहां से ही हम 2,20,000 से ज्यादा लोग ले आए हैं एक ही जगह से, और अब हम 8,45,000 लोग ले आए हैं। मुझे चलता है, मुझे जो मैं फिगर देखता हूं अभी भी डिमांड बहुत है। तो ये अभी क्योंकि बड़ा देश है, हमारी जो ओवरसीज पॉपुलेशन है और हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो भी 50% है जीडीपी का, पर एक बारी बिजनेस खुल गया एटसेट्रा, तो हम एयरपोर्ट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिस्टम्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो लोग बाहर से आ रहे हों उनको तकलीफ ना हो। अब मंत्री जी उस सवाल पे आते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में है कि एयर इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान और एक नेशनल करियर के तौर पर जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई, लेकिन अब हम इसके डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और हमने बिडिंग प्रोसेस पे शुरू कर दिया है, उसको लेकर के देखिए डाइवेस्टमेंट की बात जो एयर इंडिया की है वो अभी की नहीं है। हाँ, नहीं, ये सवाल सब जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है एयर इंडिया को लेकर के। ऐसा है कि एयर इंडिया की प्राइवेटाइजेशन के पहले भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, पर शायद मेरा ये कहना सही नहीं होगा, पर ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं है इस बार सीरियस अटेम्प्ट है। और सीरियस अटेम्प्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए टैक्स पेयर का मनी, पैसा लगाना एक एयरलाइन को चालू रखने में ये बहुत मुश्किल है जस्टिफाई करना, और खास करके आजकल की स्थिति में जिसमें कोविड के कारण सोसाइटी के कई सेक्टर्स हैं, अब जैसे हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, एमएसएमईज हैं एटसेट्रा। तो हम क्या कर रहे हैं इसके एयर इंडिया के साथ, एक तो हमने एयर इंडिया का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको रैशनलाइज किया हमने। मैं समझता हूं कि एक वर्ष में करीब 1500 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंस एयर इंडिया का कम कर दिया। कैसे किया? कुछ रूट रैशनलाइजेशन किया और कुछ सैलरी स्ट्रक्चर्स में हम रैशनलाइजेशन लाया। अब जैसे एयर इंडिया के वाइड बॉडीड और नैरो बॉडीड जो पायलट्स थे उनका जो पे स्ट्रक्चर है उनको हम मार्केट रेट के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ थोड़ी सी नैरेटिव इसमें मैं समझता हूँ गलत था। कोई एक लीव विदाउट पे स्कीम है, ये पुरानी स्कीम है। एयर इंडिया के पास 20 साल पहले भी ये स्कीम थी, पर ये वॉलंटरी स्कीम है। ये नहीं कि हम किसी को निकाल रहे हैं नौकरी से। मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज डाइवेस्ट करें एज ए प्रॉफिटेबल गोइंग कंसर्न। उसको करने के लिए वी हैव टू रैशनलाइज कॉस्ट। अब एयर इंडिया को एक तरफ देखिए, हमारा जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर है जिसका नियरली 50% शेयर है मार्केट का, उन्होंने 10% अपना स्टाफ ले ऑफ किया, 2700 लोगों को ले ऑफ किया। एयर इंडिया में तो एक भी ले ऑफ नहीं हुआ। दूसरा, जो हम सैलरी में रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो कुछ उसमें मैं समझता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अप्रैल की अगर सैलरी मिली है, अप्रैल में तो फ्लाइंग थी नहीं। अब जो फ्लाइंग अलाउंस है और बाकी देखिए बेसिक सैलरी, बेसिक अलाउंसेस में कोई कटौती नहीं हुई है, पर फ्लाइंग अलाउंस जो है विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स यू फ्लाई, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई somebody getting a flying allowance when they are not flying.
पर ये कुछ महीनों की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है दैट एयर इंडिया, देखिए नॉर्मल में एयर इंडिया एक दिन में कितना 60,000 पैसेंजर दे यूज्ड टू कैरी, टुडे दे आर कैरिंग अबाउट 10,000 और सो पैसेंजर। सो वंस वी लिफ्ट दैट वी कैन इवन रिव्यू दिस कि यू नो व्हाट आर द स्केल्स एटसेट्रा। पर अभी तो हम वी आर डूइंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज टू इंश्योर कि ले ऑफ्स ना हो, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है अदरवाइज ऑल्सो, बट द सैलरी स्ट्रक्चर शुड बी कंपेरेबल to all the other airlines. You cannot be out of link. It was earlier higher than the others. ये तो प्रोसीजरल इशूज हुए सर। अभी जो हमने नोटिफिकेशन देखा कि अब 100% एफडीआई खोल दिया गया है एनआरआईज के लिए, आप कितना उम्मीद रखते हैं आपको कि वाकई कोई बिडर आएगा? 100% बिडर आएगा। देखो एयर इंडिया अच्छा एसेट है, इट्स अ फर्स्ट रेट एसेट, इट हैज वेरी गुड cabin crew, pilots, engineering staff, it has a reputation, और इनके पास international slots हैं, they fly to about 40-50 international listing, they have 120 planes, many of them on lease, some of their own. तो एयर इंडिया ही नहीं is the asset on available. एयर इंडिया के साथ a business comes along with it. We have a massive domestic market. Today हम दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में विल बी द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ओवरऑल। हमारी 7% पेनिट्रेशन है, मतलब कि आउट ऑफ 100 पीपल सिर्फ 7 लोग, 7 पीपल फ्लाई, और एक बार पिछले 5 साल से डबल डिजिट रेट ऑफ ग्रोथ रहा। तो मैं अक्सर यही कहता था कि जब जेट एयरवेज सीज्ड ऑपरेशन, उस समय वी हैड 560 एयरक्राफ्ट. After Jet Airways ceased operation, we had 650. Today we have 700 aircraft registered. So if you have 7% penetration and you can grow at 17%, so anybody wanting to buy Air India is also buying into that business. डेट कंसर्न्स को लेकर के क्या होगा सर? जो एयर इंडिया का डेट है उसको लेकर के हम उसको कर रहे हैं. We have an alternate mechanism. So some of this debt has been retired, some more will be retired, and we want to, privatize it, divest it as a growing and an attractive concern. अब मैं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ आता हूं, जिसमें ऑब्वियसली अगर हम एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखेंगे तो देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा. हर सेक्टर को ये प्रभावित करता है, पूरा सेक्टर, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो. हम लोग कितना आशान्वित हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और उसका एक ब्लूप्रिंट क्या दिखता है आपको पोस्ट कोविड? तो दिस इज अ विन-विन एरिया, विन-विन एरिया. पहले क्या था कि 2 एयरपोर्ट्स हमने प्राइवेटाइज किए, दिल्ली और मुंबई. ये हुआ कब? 2006 के आसपास. उसके बाद कोई प्राइवेटाइजेशन हुई नहीं, क्योंकि हम हमेशा जब आप बिड्स इनवाइट करते थे तो आप कहते थे प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो प्रायर एक्सपीरियंस में तो सिर्फ जिन्होंने प्राइवेटाइज एयरपोर्ट चले गए वही आते थे. उसके बाद हमने खोला, 6 एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन हुई, ठीक है, और उसमें अच्छे बिड्स आए. उसमें 3 ऑलरेडी पे काम हो रहा है, बाकी 3 पे हम करने जा रहे हैं, और अभी अगले लॉट में हम और एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज. सो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन इज अ हाई प्रायोरिटी पीपीपी मॉडल में, और इससे रिसोर्सेज भी जनरेट होते हैं, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है, कंस्ट्रक्शन से लेके ऑनगोइंग एक्टिविटी, और मैं समझता हूँ दिस इज अ वेरी स्ट्रांग ग्रोथ एरिया. बाकी मान लीजिए आज हमारे पास 700 प्लेन्स हैं, हम 4 महीने हमने खोए कोविड के कारण, पर मान लीजिए अगर हम दिवाली तक रिवाइव करते हैं, मेरी असेसमेंट है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी स्काइज में सिविल एविएशन के नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी क्लोज टू 2000. हमारे जो सेक्रेटरी है उनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, वो कहते हैं नहीं 1200 होंगे. मैंने कहा 1200 से अधिक होंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसे. अभी आप देख लीजिए हमारी जो एयरलाइंस हैं, प्राइवेट एयरलाइन, कोविड के कारण नाउ वन हैज टू बी केयरफुल, बट लुक एट द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट दे हैव ऑन ऑर्डर. हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर. दे मे नॉट बी एबल टू टेक डिलीवरी नाउ क्योंकि देयर इज अ स्लो डाउन, बट इन द कमिंग मंथ्स दैट विल इंप्रूव बिकॉज पीपल विल नीड टू ट्रैवल, पीपल विल हैव टू ट्रैवल. MRO इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि ये MRO इंडस्ट्री इंडिया में होगी तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट हमारी GDP को आएगा. तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है
कि इंजन मैन्युफैक्चरर्स, इंजन सर्विसिंग, इनकी एमआरओज जो है यहां पे हों। एयरक्राफ्ट लीजिंग, अब देखिए दिस इज वेरी बिग बिजनेस, अगेन वी हैव टू ब्रिंग दिस। और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन मैडम की स्पीच में भी था कि एमआरओ, एयरक्राफ्ट लीजिंग, एयरक्राफ्ट पीपीपी, सो दिस इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री। तो मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करूंगा जो मेरी व्यू है कि सिविल एविएशन इज अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो आप कह रहे हैं, सिर्फ वो सिविल एविएशन को नहीं उठाता, वो सारा जो इकोनॉमी है, होटल्स, एंसिलरी इंडस्ट्री, बाकी टूरिज्म इंडस्ट्री, सब उड़ती है। कोविड के आने से एक बहुत मेजर, मैं समझता हूं, प्लस प्लस होगा। वी आर डिस्कवरिंग द वर्च्यूज ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। अब कल हमने उत्तराखंड में कुछ रूट्स शुरू किया है। अगर आप मान लीजिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें, यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी कर दें, होटल्स भी कर दें, क्यों ज़रूरत पड़ेगी किसी को यहाँ से जाके बाहरले देश जाए? वो अलग अट्रैक्शन होती है, बट हम लोग डोमेस्टिकली कर सकते। और मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त की पिछली स्पीच में कहा भी था कि हर एक व्यक्ति इंडियन टूरिस्ट स्पॉट्स को वो करे, पर कोविड के आने से दैट रियलाइजेशन हैज कम। सेकंड रियलाइजेशन विच आई थिंक ड्यू टू कोविड, देखिए दुनिया में 2-3 ऐसे देश हैं जिसमें भारत एक है, जिसके पास एक ऐसा सिविल एविएशन एसेट है जो किसी के पास नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। वी हैव डोमेस्टिक लैंड मास। ब्राजील भी है, बट ब्राजील की पॉपुलेशन एंड अदर रिसोर्सेज मे बी ए फोर्थ वन। हमें अगर ना भी हो, हमें डोमेस्टिक सिविल एविएशन का जो हमारा पोटेंशियल है, उसी पे वी कैन ड्राइव एन इकोनॉमी। बट हमारे 25 मिलियन के करीब ओवरसीज इंडियंस भी हैं, उनको भी सर्विस कल्चरल इमोशनल लिंक्स भारत के साथ हैं। अगर हम डोमेस्टिक सिचुएशन को देख लें, अब हमारे कॉलीग्स और हम जब बात करते हैं, हमारा फुटफॉल 345 मिलियन जिस देश का फुटफॉल हो, दैट कंट्री कैन एस्पायर टू बी ए सिविल एविएशन सेंटर विद 1 बिलियन फुटफॉल। तो दैट इज द पोटेंशियल हियर। तो अभी लगता है कि कोविड के दौरान देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ग्लूम, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वील हैव टू डील विद केस बाय केस। और द गुड न्यूज इज कि जो हम सिविल एविएशन ओपनिंग कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड और एक्सेप्टेबल तरीके से। शुरू में जब हमने किया था, बिल्कुल मत करिए, फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट नाउ दैट माइंडसेट इज चेंजिंग। तो 2004 के आसपास जब ओपन स्काईज पॉलिसी आई सर, तो हमने देखा कि सिविल एविएशन एक सनराइज सेक्टर के तौर पर उभरा। इस वक्त जब 2020 में हम खड़े हैं, तो इंडियन एविएशन सेक्टर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें और कौन से सनराइज पोटेंशियल्स हैं जिनको हार्नेस कर पाएंगे हम आगे जाते हुए? चाहे वो ड्रोन की बात करें, सी प्लेन्स की बात करें, कौन कौन से नए एरियाज हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं? सारे एरियाज रिलेटेड हैं, सारे एरियाज रिलेटेड हैं। अब मैं ड्रोन्स की आपने बात की, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको क्या लगता है देश में कितने ड्रोन्स ऑलरेडी हैं? जस्ट गेस करिए। 500-600? मेरा असेसमेंट है 3 लाख। देखिए हमारे यहाँ ये भेड़चाल नहीं है, एक एक्साइटमेंट है। अब मैंने इलेक्शन लड़ी है, मैंने इलेक्शन के दौरान देखा है, आप रैली करने जाते हो, ऊपर से ड्रोन आपका वो देख रहा है। अब मेरे मंत्रालय में, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हम इसको ड्रोन के थ्रू रियल टाइम वी कैन सी कितना काम हो रहा है, पर ये रेगुलेटेड नहीं है। तो अब इस पे हम पॉलिसी बना रहे हैं, नो परमिशन नो फ्लाई। मतलब आप कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, उस चिप में होंगे, आप ड्रोन लीजिए, ड्रोन विल फ्लाई टू, अगर ड्रोन उस कोऑर्डिनेट से बाहर जाएगा देन he'll have to return because there are security concern, because so a drone can be used in medical emergencies, a drone can be used for sending essential supplies, drone is a technology multiplier, it helps you in conducting a business। मान लीजिए आप रूरल एरिया में आप जितनी देर में लोगों को भेजेंगे वहां पे, तो क्या होएगा, आपको वहां पहुंचने में समय लग जाएगा, पर ड्रोन के थ्रू यू कैन डू इट एंड यू कैन सिट बिहाइंड अ कंट्रोल रूम। बट वी नीड टू गेट पॉलिसी, और इसलिए हमने वो प्रोसेस शुरू कर दी है, अच्छी पॉलिसी बन गई एंड इट्स डूइंग, वी आर गोइंग टू गेट मोर, बट समय लगेगा इसमें। सेकेंड इशू, ड्रोन के अलावा देर आर सो मेनी अदर टेक्नोलॉजीज विच विल, सो आपने सनराइज इंडस्ट्री की बात की। सनराइज इंडस्ट्री इज अ जनरल टर्म। आई थिंक इन सिविल एविएशन इंडिया इज डेस्टिन्ड टू बी अ लीडर, both in terms of
flying, also in general aviation, also in terms of the manufacture, the अभी मैं एक फिगर देख रहा था, बोइंग की कितनी सप्लाई चेन्स इंडिया से जाती है, ठीक है, हम इसको कभी क्वांटिफाई नहीं करते हैं, बट वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन. We are both users, we are consumers of civil aviation services, and we are also great contributors to the carrying out of those services. Drones is another sunrise, but not sunrise. You'll be global leaders. मैंने इस साल के, I think before COVID, I addressed a seminar organized on drone technology, and I was so impressed कि हमारे ये यंगस्टर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, जो इन पे प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं. देखिए, आपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया फॉर नॉट ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन बट अदर थिंग. यू आर ट्राइंग टू यूज टेक्नोलॉजी टू कंप्लीटली चेंज द अप्रोच टू डेवलपमेंट, एंड इन सिविल एविएशन दैट टेक्नोलॉजी इज कमिंग. अब ये मैंने 3 दिन पहले हमने कहा कि भाई ऐसा एक पोर्टल बनाइए जिससे पहले ही कोई पैसेंजर वहां से चढ़ने से पहले अपना वो टेस्ट करा के यहाँ पे करे. पोर्टल इज रेडी, 2 दिन में पोर्टल इज रेडी. विल बी implementing it after trial runs, etc. So India, the civil aviation story is one of the success stories. फाइनली सर, एज ए स्टेक होल्डर बहुत सारे लोगों से आपका सामना होता है. आपका क्या मैसेज है इंडस्ट्री के लिए, आपका क्या मैसेज है पैसेंजर्स के लिए जो वेट कर रहे हैं कि फुल ऑपरेशंस खुलें और पोस्ट कोविड नॉर्मल फ्लाइट ऑपरेशन कर पाएं? अलग स्टेक होल्डर्स को मैसेजिंग अलग होनी पड़ेगी. हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मुझसे पूछते हैं कि कब आप इंटरनेशनल शुरू करें, देखिए, सिविल एविएशन इज ओनली द कैरियर ऑफ द प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म टू पैसेंजर. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल ईदर. हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमें जो कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट्स को साथ लेके चलेगी. तो जहाँ पे हमारी होती है, वी हैव अ मार्जिन ऑफ परसुएशन. हमें लगा कोई स्टेट कोई ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग हो रहा, तो हम जेंटली उनसे बातचीत चर्चा करके वी आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. बट अगर वायरस का एकदम स्पाइक आया तो एवरीबडी विल हैव टू गिव इट अ रीथिंक. सो हमारा प्रोसेस जो है कॉशियस है और कैलिब्रेटेड है. पैसेंजर्स को ये चीज़ देखना होगा कि हम अपने बॉर्डर्स खोलना भी चाहें तो अभी हम उस सिचुएशन में पहुंचे नहीं हैं कि हमने ये निर्णय ले लिया कि हम कोई भी आ सकता है. अभी हम अपने नागरिकों को और कुछ सिलेक्ट लोगों को आने. वी आर नॉट ओपन फॉर टूरिज्म येट, वी आर नॉट ओपन इंटायरली ओपन फॉर ऑल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बट कुछ लोगों को हम आने दे रहे हैं. क्यों हम पूरी तरीके से ओपन नहीं है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. देखिए, जब तक आपके पास 7 दिन की मैंडेटरी क्वारंटीन रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये देखना होगा कि जो फ्लाइट्स आती हैं बाहर से, उनके लिए होटल्स, गवर्नमेंट 3 से 5 स्टार होटल, ऑल द फैसिलिटीज आर, आप एकदम खोल देंगे तो वी विल नॉट हैव दैट. बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, और आपसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा एक तरह से भरोसा हमें मिला कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखते हुए, जो हमारी जो कोविड की समस्याएं हैं उनको देखते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए अभी हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं. और जिस तरह आपने देखा, कॉशियस और कैलिब्रेटेड हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हेल्थ जो है प्रायोरिटी, वो हमारे सिटीजन्स की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए डीडी न्यूज़ पर. तो आगे की राह जो है सिविल एविएशन की, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है. और पोस्ट कोविड अभी भी ऐसा मानना है मंत्री जी का कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो वर्ल्ड का एक लीडर बनने की पोटेंशियल रखता है. तो फिलहाल आज के इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.